भाई सवाल लेके आओ, सवाल सॉल्यूशन तो होंगे इनके पास। सवाल इसका लेक्चर 8 जी, क्वेश्चन निकालें हादी लिमिटेड में। जी, क्लास पूरी हो जाए तो मैं ट्रायल को पढ़ता हूँ। लेक्चर नंबर 8 में आपको दिया था होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, वो निकालें। द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस पर्टेन्स टू हादी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। ट्रायल के अंदर आपको नजर आ रहा है दूसरी लाइन में प्लांट और फिफ्थ लास्ट लाइन के अंदर आपको नजर आ रहा है अकम्युलेटेड डिप्रिसिएशन। तो प्लांट और उसकी अकम्युलेशन नजर आ रही है। ट्रायल के अंदर अभी ये वाजे नहीं है कि अकम्युलेटेड डिप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस है या क्लोजिंग बैलेंस है। अदर इंफॉर्मेशन पढ़ के ये वाजे हो जाना चाहिए कि अकम्युलेटेड डिप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस है या क्लोजिंग बैलेंस है। While finalizing the financial statements of HL from the above trial balance, सवाल की तरफ देखो, the following issues have been noted. No depreciation has been charged in the current year. इसलिए जाएं accumulated depreciation के साथ लिख लें 1 जनवरी 16, लिख लें, कुछ नहीं होता। accumulation के साथ लिख लें 1 जनवरी 16। No depreciation has been charged in the current year. Next, depreciation is provided at 10% per annum using the straight line method. Depreciation charge की जाती है straight line method यूज करते हुए 10% के एतबार से। ओके जी, किसी के पास एक लाओ बस, और भी ले आओ। No depreciation has been charged in current year. Depreciation 10% straight line method पे चार्ज होगी। Point 2. A machine which was purchased on 1 जनवरी 2015 for rupees 25 million was traded in. Traded in का मतलब होता है exchanged. A machine which was purchased on 1 जनवरी 2015 for 25 million पिछले साल खरीदी थी, हमारा साल 16 है, पिछले साल के भी पहले दिन खरीदी थी। A machine which was purchased on 1 जनवरी 15 for 25 million was exchanged on 1 जुलाई 16। हमारे साल के मिड में एक्सचेंज हो गई और अपनी उम्र के 1.5 साल पूरे करके एक्सचेंज हो गई। हमारे साल के मिड में और अपनी उम्र के 1.5 साल पूरे करके एक्सचेंज हो गई। फॉर अ न्यू एंड मोर सोफिस्टिकेटेड मशीन, एक नई मशीन उसके बदले आ गई। द डिस्पोजल वॉज नॉट रिकॉर्डेड, मशीन का बेचना रिकॉर्ड नहीं हुआ। एंड द न्यू मशीन वॉज कैपिटलाइज्ड,
नई मशीन का खरीदना रिकॉर्ड हो गया एट 15 मिलियन पे, बीइंग नेट अमाउंट पेड टू सप्लायर। जो नई मशीन है वो कैपिटलाइज हुई है, लेकिन 15 मिलियन पर कैपिटलाइज हुई है। अब सवाल ये है कि 15 मिलियन नई की कॉस्ट है, तो जवाब है नो। 15 वॉज अमाउंट पेड टू सप्लायर, ये अमाउंट सप्लायर को हमने पे किया। नेक्स्ट, द ट्रेड इन अलाउंस, आज कोई नोट्स नहीं है, अमाउंटेड टू 20 मिलियन। ट्रेड इन अलाउंस 20 मिलियन है। ट्रेड इन अलाउंस लिखें क्या होता है? ट्रेड इन अलाउंस इज द वैल्यू, ट्रेड इन अलाउंस इज द वैल्यू असाइन्ड बाय शॉपकीपर। ट्रेड इन अलाउंस इज द वैल्यू, इधर से शुरू कर दो, जिसके पास लेक्चर 7-8 वाले नोट्स ना हो उसे बांटना शुरू कर दो। ट्रेड इन अलाउंस इज द वैल्यू, ऊंचे से हाथ खड़ा करेंगे। ट्रेड इन अलाउंस इज द वैल्यू असाइन्ड बाय शॉपकीपर टू आवर ओल्ड एसेट। हमारे ओल्ड एसेट को शॉपकीपर ने क्या वैल्यू असाइन की है, इसे कहते हैं ट्रेड इन अलाउंस। ओके जी, जब कभी भी पेपर में एक्सचेंज ऑफ एसेट की एडजस्टमेंट आ जाए, आपने दो काम करने हैं। ये पहला सफा तो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए छोड़ देंगे ना आप, आधा सफा भी काफी होता है वैसे। जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री क्या होगी मेरे भाई? मशीन न्यू डेबिट, ओल्ड की कॉस्ट क्रेडिट, कैश जा रहा होगा, बैलेंसिंग फिगर या गेन आएगी या लॉस। फर्ज करें बैलेंसिंग फिगर लॉस आई, ओके जी, ये जर्नल एंट्री लिखा करेंगे आप और एक फॉर्मूला लिखा करेंगे। फॉर्मूला कैश पेड इज इक्वल टू, जी ये जरा बात आपने गौर से सुननी है। आप दुकान पे गए नई चीज खरीदने के लिए, आपको नया मोबाइल पसंद आया, नया मोबाइल 60,000 का था। अब जब नया मोबाइल 60,000 का था तो आपने दुकानदार से पूछा मेरा पुराना मोबाइल रखो। दुकानदार आपसे पुराने मोबाइल की बात सुने गौर से बैठे, दुकानदार आपसे पुराने मोबाइल की कॉस्ट पूछेगा या दुकानदार आपसे पुराने मोबाइल की अकोमोडेशन पूछेगा, या दुकानदार आपसे कुछ नहीं पूछेगा और खुद पुराने मोबाइल की वैल्यू लगाएगा? हमारे से कुछ नहीं पूछेगा, वो उसको पता है कि हमारे पास मोबाइल क्या है, इसकी कंडीशन क्या है। वो हमसे ये भी नहीं पूछेगा कितने का खरीदा। तो बताएं, अगर हम दुकान पे जाके, गौर से सवाल सुनना है, अगर हम दुकान पे जाके नई चीज खरीदें, उसके बदले अपनी पुरानी चीज वापस करें, तो क्या दुकानदार पुरानी चीज के बारे में पूछता है कॉस्ट क्या थी? आमतौर पे नहीं पूछता, बल्कि वो पुरानी चीज की कीमत भी खुद लगाता है। तो मुझे बताएं, अगर आप एक के बदले दूसरी चीज बाजार में जाके खरीद रहे हैं तो कितने पैसे देंगे? कैश पेड इज इक्वल टू, खुद सोचें, नए की जो कॉस्ट होगी या फेयर वैल्यू जो भी होगी, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट की कॉस्ट। 60,000 का आपने मोबाइल पसंद किया और दुकानदार कहते हैं मुझे ये मत बताओ ये पुराना मोबाइल, घिसा पिटा मोबाइल आपने कितने का खरीदा था, मेरी नजर में इसकी कीमत सिर्फ 2,000 है, अब आप 58,000 मुझे दे दो। तो ये वो फॉर्मूला है जो एक देहाती बंदे को भी पता होता है कि कभी भी आपने कैश पे करना है तो वो कैसे कैलकुलेट होगा? कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट माइनस वैल्यू असाइन्ड बाय शॉपकीपर टू माय ओल्ड एसेट। तो जब भी कभी पेपर में एक्सचेंज ऑफ एसेट की एडजस्टमेंट आए,
और उसमें फिगर्स मिसिंग हो तो आपने दो काम करने हैं, जर्नल एंट्री लिख लेनी है और फॉर्मूला बना लेना है। अब आप देखें, एडजस्टमेंट को पढ़ें, आप देखें कैसे फिगर्स मिलना शुरू होती हैं। A machine which was purchased on 2 जनवरी 2015 फॉर 25 मिलियन, पुरानी की कॉस्ट बोले 25 मिलियन, was exchanged on 1 जुलाई 2016, ये 1 जुलाई 2016 को बदल दी गई है फॉर अ न्यू मशीन, एक नई मशीन के बदले, ठीक है। द डिस्पोजल वॉज नॉट रिकॉर्डेड, ये छोड़ें, ये तो रॉन्ग एंट्रीज है ना। The disposal was not recorded and the new machine was capitalized at 15, being the net amount paid to supplier. What is the net amount paid to supplier? 15. Okay. 15. जो फिगर्स अवेलेबल है पहले उनको लिख लिया करेंगे। The trade-in allowance amounted to 20 million. हमारे पुराने एसेट को दुकानदार ने क्या कीमत लगाई? 20 मिलियन। Now X. I can calculate the cost of new. अच्छा जी, पुराने की अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेट ऑफ परचेज पे उंगली रखें, डेट ऑफ सेल पे उंगली रखें, दरमियान में अरसा बताएं, 1.5 साल। इधर देखें अकमुलेशन कैसे निकलेगी। पुराने की कॉस्ट, मेथड स्ट्रेट लाइन 10% इंटू 1.5 years जी 3.75 3.8 जी। आप बता दें लॉस कितना आ रहा है? 1. चलें जी, ये हो गई ओरिजिनल एंट्री। कितने काम करने हैं पेपर में? 2 काम। जब भी कभी पेपर में आपको एक्सचेंज ऑफ एसेट की एडजस्टमेंट आ जाए और डाटा मिसिंग हो, आपने 2 काम करने हैं, ये जर्नल एंट्री लिख लेनी है और ये फॉर्मूला लिख लेना है। दुकानदार को किसी भी वक्त आप कितने पैसे देते हैं, दुकानदार को आप कितने पैसे देते हैं, आप अपनी नई चीज खरीदने जाते हैं तो दुकानदार से पहला सवाल पूछते हैं नई चीज कितने की है? वो कहते हैं जी नई चीज इतने की है। आप कहते हैं मेरी पुरानी चीज की क्या कीमत लगाओगे? वो कहते हैं पुरानी चीज की ये कीमत लगाऊंगा। आप बकाया पैसे निकाल के उसको दे देते हैं। तो ये तो फॉर्मूला हर आम बंदे को आता है, हर सादा बंदे को आता है जिसने अकाउंटिंग ना भी पढ़ी हो। और ये जनरल एंट्री है, ये पुराने एसेट का जाना शो कर रहे, ये पुराने एसेट का जाना शो कर रहे, ये नए एसेट का आना शो कर रहे। आम तौर पे नया एसेट महंगा ही होता है, अच्छी चीज हम खरीदते हैं तो कैश क्रेडिट है, लेकिन अगर नया एसेट सस्ता है और घटिया चीज हम खरीद रहे हैं तो फिर कैश डेबिट भी हो सकता है। आम तौर पे कैश क्रेडिट ही होता है और गेन लॉस आ जाता है बैलेंस से। अच्छा, वैसे एक चीज आपको पता होनी चाहिए, गेन लॉस डायरेक्ट भी निकल सकता है। कैलकुलेटर पकड़ें, पुराने एसेट की बीवी बताएं। 25 माइनस 3.8, 25 माइनस 3.8 21.2 की कीमत दुकानदार ने क्या लगाई? 20। 21.2 की कीमत दुकानदार ने 20 लगाई, तो 1.2 इज गेन लॉस। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन गेन लॉस डायरेक्ट भी निकल आता है। ट्रेड इन अलाउंस माइनस बीवी ऑफ ओल्ड, तो ये भी ट्रेड इन अलाउंस डायरेक्ट निकल आता है। तो जी कैसे पता चलता है कितना फायदा नुकसान आया? ये एक तरह का सेल प्रोसीड तो नहीं है 20, लेकिन ये कीमत है जो दुकानदार ने हमारे एसेट को लगाई है, उसमें से पुराने की बुक वैल्यू माइनस कर देंगे, यू विल गेट गेन और लॉस। तो गेन लॉस ऐसे भी निकल सकता है।
भाई परसों जो सवाल होमवर्क में दिया था वो कराया जा रहा है, जल्दी बैठे। ओके नेक्स्ट। अच्छा भाई अब सवाल कहते हैं पॉइंट 1 के अंदर कि अभी तक डिप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं हुई। चलें जी, डिप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे। अब इस साल डिप्रिसिएशन गलत कैलकुलेट नहीं हुई, इस साल डिप्रिसिएशन कैलकुलेट ही नहीं हुई। पॉइंट 1 पढ़ें, नो डिप्रिसिएशन इज बीन चार्ज इन द करंट ईयर। इस साल डिप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं हुई। चलें जी, जी फॉर चार्जिंग डिप्रिसिएशन व्हाट विल आई डू? प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाता हूं मैं डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। आप जाके उंगली रखें ट्रायल में 305000 पे। ट्रायल में आप उंगली रखें 305000 पे और पॉइंट 2 पढ़ें। अ मशीन वॉज परचेज्ड ऑन यकम जनवरी 15 फॉर 25 मिलियन। ये तो पिछले साल की बात है, इसको हमने बदल लिया इस साल नई मशीन से। द डिस्पोजल वॉज नॉट रिकॉर्डेड। चलें जी, अकाउंटेंट ने डिस्पोजल रिकॉर्ड नहीं की। इस वक्त एडजस्टमेंट पढ़ा रहा हूं मैं। द डिस्पोजल वॉज नॉट रिकॉर्डेड, अकाउंटेंट ने डिस्पोजल रिकॉर्ड नहीं की। एंड द न्यू मशीन वॉज रिकॉर्डेड एट 15 बीइंग द नेट अमाउंट पेड टू सप्लायर। और उसने जो रॉन्ग एंट्री कर दी है, ये जनरल एंट्री ओरिजिनल, उसने जो रॉन्ग एंट्री कर दी है वो ये की है, मशीन डेबिट कैश क्रेडिट। और ये गलती FR1 में आपने पढ़ी हुई है और ये गलती होने का चांस बहुत हाई है। ये गलती क्यों हो जाती है? अकाउंटेंट को डिस्पोजल की ट्रांजैक्शन सिरे से समझ ही नहीं आती और वो कहते हैं नई मशीन आई पुरानी गई, पैसे कितने दे के आए? जी 15, चलो जी मशीन डेबिट कैश क्रेडिट। ही टोटली मिसअंडरस्टूड द ट्रांजैक्शन, इट इज द रॉन्ग एंट्री जो वो कर चुका है। ओके, अकाउंटेंट ने सिर्फ क्या रिकॉर्ड किया है? अंडरलाइन करें, डिस्पोजल वॉज नॉट रिकॉर्डेड। डिस्पोजल रिकॉर्ड नहीं की। डिस्पोजल वॉज नॉट रिकॉर्डेड का मतलब समझें, ना एसेट अकाउंट क्रेडिट किया है, ना अकम्युलेशन अकाउंट डेबिट किया है। डिस्पोजल रिकॉर्ड नहीं की, पहली बात। दूसरी बात, एडिशन रिकॉर्ड की है बट 35 पे नहीं, कितने पे? 15 के ऊपर। एंड द ट्रेड इन अलाउंस अमाउंटेड टू 20। ट्रेड इन अलाउंस का तो कुछ नहीं करना, ट्रेड इन अलाउंस का एंट्री में कुछ नहीं करना होता, बस ये देख लें एंट्री तो आपके सामने हो चुकी है। ट्रेड इन अलाउंस का जी एसी बंद कर। ओके, अब फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ डिप्रिसिएशन मुझे बताएं कि ये जो प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस पड़ा हुआ है ट्रायल के अंदर, क्या ये करेक्ट क्लोजिंग बैलेंस है? क्यों? एडिशन गलत अमाउंट से रिकॉर्ड हुई है और डिस्पोजल रिकॉर्ड नहीं हुई। चले दूसरा सवाल मेरा, उंगली रखें आप 305000 पे। क्या ये प्लांट एंड मशीनरी का पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस है, यानी हमारे साल का ओपनिंग? क्या ये प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस है? ओपनिंग बैलेंस क्यों नहीं है? ओपनिंग क्यों नहीं है? ठीक है, ये तो मैं मान गया क्लोजिंग नहीं है। क्लोजिंग आपने कहा इसलिए नहीं है कि इसमें एडिशन रिकॉर्ड गलत अमाउंट से हुई है और डिस्पोजल रिकॉर्ड हुई ही नहीं। मेरा अगला सवाल है, क्या ये प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस है? ओपनिंग बैलेंस क्यों नहीं है? एक लाइन लिखी हुई है कि एंड न्यू मशीन वाज कैपिटलाइज्ड एट 15। वो कैपिटलाइज हो चुकी है, इसलिए 305 पे उंगली रख के बोले इस तक पहुंचते हुए 15 की एडिशन रिकॉर्ड हो चुकी है। बोले अब अगर इस तक बस ये बात लिखने वाली है, इस तक पहुंचते हुए 15 की एडिशन रिकॉर्ड हो चुकी है।
मेरे ख्याल से अगर हम 15 माइनस कर देना तो ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। 15 माइनस कर दें तो ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, क्योंकि डिस्पोजल तो रिकॉर्ड हुई नहीं। अगर मुझे ओपनिंग चाहिए ना तो मैं डिस्पोजल एडिशन दोनों रिवर्स नहीं करूंगा। अगर मुझे ओपनिंग चाहिए तो मैं डिस्पोजल एडिशन दोनों रिवर्स नहीं करूंगा। डिस्पोजल रिवर्स करने की इसलिए जरूरत नहीं कि उसने रिकॉर्ड ही नहीं की। एडिशन रिवर्स करूंगा, लेकिन जिस अमाउंट से उसने एडिशन रिकॉर्ड की हुई है उसी से रिवर्स करूंगा, ताकि मेरे पास करेक्ट ओपनिंग बैलेंस आ जाए। अब बताएं अकाउंटेंट वाले ट्रायल में कौन सा बैलेंस आ रहा है? ये मैं प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाने लगा हूं एज पर अकाउंटेंट। इस तक पहुंचते हुए जरा नजर मारें, उसने डिस्पोजल रिकॉर्ड की है। इस तक पहुंचते हुए नजर मारें, उसने एडिशन रिकॉर्ड की है। कितने पे? इट वॉज कैपिटलाइज्ड। अब बता दें प्योर ओपनिंग बैलेंस जो हमारे साल का ओपनिंग का कहा जा सकती, 290। अब मैं क्या करूंगा, मैं प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाने लगा हूं। अब इसे प्लांट एंड मशीनरी की जरूरत नहीं, लेकिन बना देता हूं आपको। चले यूज शायद कहीं हो जाए। ब्रॉड डाउन मेरा सही वाला आ गया। इट वॉज जस्ट अ रफ वर्किंग, ये एक रफ वर्किंग था। ये जरा ये कैलकुलेटर पे भी हो सकता था, 305 माइनस 15 290, ये कैलकुलेटर पे भी हो सकता था, ये ऐसे भी हो सकता था। यहां आप लिखते थे 305 माइनस 15 290। इसमें इसका मकसद था सिर्फ ओपनिंग अकाउंटेंट का सही वाला ओपनिंग निकालना। What the accountant has done? He has added 15. I have reversed 15. So अब मैं ओपनिंग पे पहुंच गया हूं 290. Now I will record the correct addition. Now I will record the correct addition. Now I will record the correct disposal. Now I will get the correct carry down. 300. It is original account. If any question is appearing in mind, you can ask. उसने क्या रिकॉर्ड नहीं की थी, इसलिए मैंने भी यहां रिकॉर्ड नहीं की। उसने क्या रिकॉर्ड की थी, लेकिन गलत अमाउंट से, उसे मैंने रिवर्स कर दिया, मैंने ओपनिंग निकाल लिया। ये ओपनिंग मेरे पिछले साल वाला क्लोज। इस ओपनिंग को अब मैं यूज करूंगा और ओपनिंग को यूज करके प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट मुकम्मल कर लूंगा। ओके डिप्रिसिएशन निकाल लेंगे। डिप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन ओपनिंग ऑन एडिशन ऑन डिस्पोजल। लेकिन इसमें एक एडजस्टमेंट होगी, ओपनिंग पे पूरे साल का नहीं लगाना। आपको पता है जो ओपनिंग पड़े हुए हैं उनमें से कुछ बिक गए हैं, तो ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल। तो आज आपने बहुत बड़ा असूल सीखा है। अगर कभी सवाल कह दे कि अकाउंटेंट ने ये गलती कर दी है, तो गलती को रिवर्स करके ओपनिंग निकाल लें और अकाउंट को दोबारा बना लें। कोई भी गलती आज के बाद पेपर में फिक्स्ड एसेट के टी अकाउंट में आ गई तो ये अप्रोच चलेगी। गलती को रिवर्स करें और फिर ओपनिंग सही पकड़ के तर सही वाला अकाउंट बना लें। ओके जी, ओपनिंग बोले, डिस्पोजल 25, एडिशन, डिस्पोजल, बस आगे अब रेट लगाने हैं, आगे रेट लगाने। इस पे पूरे साल का, इस पे आखिरी वाले 6 महीने का, इस पे शुरू वाले 6 महीने का साल के।
जी 26.1.8 29.6 जी नेक्स्ट अकोमोडेटिव सेन अकाउंट बनवा दें। अकोमोडेटिव सेन अकाउंट के एक मिनट, अकोमोडेटिव सेन अकाउंट के बैलेंस पे उंगली रखें। 53250 53250। मेरे दो सवाल आपसे, अकोमोडेटिव सेन अकाउंट में दो चीजें कौन सी आती हैं? डेप्रिसिएशन आती है और बिके हुए एसेट्स की डिस्पोजल की अकोमोडेशन आती है। अच्छा, मेरा पहला सवाल, क्या अकोमोडेशन अकाउंट में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर पड़ा है? पॉइंट 1 पढ़ें, नो डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज्ड, नहीं पड़ा। दूसरा सवाल मेरा, क्या अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में डिस्पोजल्स की अकोमोडेशन माइनस हो चुकी है? अकोमोडेशन अकाउंट में दो ही एंट्रीज हो सकती थी, या डेप्रिसिएशन की या डिस्पोजल की, दोनों रिकॉर्ड नहीं हुई, इसलिए अकोमोडेशन का बैलेंस प्योरली कौन सा बैलेंस है? तो मुझे दो अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है कि गलत क्या था, ओपनिंग क्या था, दो अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, मैं एक ही अकाउंट बनाऊंगा, अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन। जी बोले। यकम जनवरी 16 ब्रॉट डाउन 53.3। मैंने डिसीजन ले लिया कि पॉइंट के बाद एक डिजिट यूज करूंगा। आगे चलें, डेप्रिसिएशन 29.6, डिस्पोजल 3.8, 70.1। प्रॉफिट एंड लॉस, जी अब एक काम करें, आप पॉइंट 1 पढ़ें और रेक्टिफाइंग एंट्रीज पोस्ट करनी है, रेक्टिफाइंग एंट्रीज पोस्ट करनी है। पॉइंट 1 पढ़ें, नो डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज इन द करंट ईयर। अब मैं आपको ना बिल्कुल एक और एंगल से पढ़ाने लगा हूं, रेक्टिफाइंग के एंगल से। नो डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज इन द करंट ईयर, एंट्री लिख लें, डेप्रिसिएशन डेबिट, अकोमोडेशन क्रेडिट। सवाल के ऊपर ही डेप्रिसिएशन डेबिट, अकोमोडेशन क्रेडिट। जी आगे अमाउंट लिखें 29.6। जी एसेट का नाम बताएं, प्लांट एंड मशीनरी। सफे के टॉप पे जाएं, पीपीई लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट,
बड़ा तेज है, जानबूझ के प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखे है क्योंकि उसको पता है कि मैं बता नहीं रहा डेफिनेशन कहां चार्ज करनी है, ताकि प्लांट का लफ्ज खाली यूज करूं ताकि बच्चे सारी कॉस्ट ऑफ सेल में लेके जाएं। अगर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखता तो वेग होता, हमें पता ना चलता एडमिन में डालें, सेलिंग में डालें, कॉस्ट ऑफ सेल में डालें, क्योंकि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में तो बिल्डिंग भी पड़ी होती है, लैंड भी पड़ी होती है, मशीनरी भी पड़ी होती है, फर्नीचर भी पड़ा होता है। बड़ा तेज है, उसने सिर्फ लफ्ज लिखा है प्लांट। प्लांट कहां यूज हो रहा होगा? कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर। प्लांट सारा फैक्ट्री के अंदर यूज हो रहा होगा। तो चलें जी, एंट्री बता दें डेप्रिसिएशन की, ये पोस्ट कराएं। मैं आज कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग नहीं खोल रहा, और आज के बाद आप सुन लें एक और बात, वैसे ये ज्यादा सजेस्टेड नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इफ यू फील कि कॉस्ट ऑफ सेल एडमिन सेलिंग में एडजस्टमेंट्स कम है तो फेस पे प्लस माइनस भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो वो जो वर्किंग हम खोलते थे ना, वर्किंग 1 कॉस्ट ऑफ सेल, वर्किंग 2 एडमिन, वो मैं फेस पे कर रहा हूं। डेप्रिसिएशन डेबिट कितने से? 29.6 और अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। ओके, चलें जी आगे चलें। पॉइंट 2 किसकी एंट्री है? एक्सचेंज की। पॉइंट 2 किसकी एंट्री है? एक्सचेंज की। ओरिजिनल एंट्री क्या है? ये एक्सचेंज की रॉन्ग एंट्री क्या हो गई है? नो, नहीं, वो कह रहे हैं नो डिस्पोजल हैज बीन रिकॉर्डेड, फर्दर मशीन हैज बीन डेबिटेड एट 15। ये रॉन्ग एंट्री होगी, इसकी रेक्टिफाइंग लिख लें, सवाल पे रेक्टिफाइंग एंट्री। जी थोड़ा सा समझिएगा बात। मशीन नेट कितने से डेबिट होनी चाहिए थी? ओरिजिनल में कटिंग की इजाजत होती है, ओरिजिनल में कटिंग की इजाजत होती है, किसी में भी कटिंग की इजाजत होती है। मशीन है ना, मशीन कितने से डेबिट होनी चाहिए थी? ये FR1 में कराई जाती थी एंट्री। मशीन कितने से डेबिट होनी चाहिए थी? कितने से डेबिट हो गई? कितने से क्रेडिट करें? 5 से। लिखें पॉइंट 2 के आगे मशीन क्रेडिट 5, मशीन क्रेडिट थोड़ा नीचे करके मशीन क्रेडिट 5। अच्छा देखते रहे। अकॉमोडेशन कितने से डेबिट होनी चाहिए थी? कितने से हुई? लिखें अकॉमोडेशन डेबिट 3.8, अकॉमोडेशन डेबिट 3.8। P&L रिकॉर्ड नहीं हुआ, करें P&L रिकॉर्ड 1.2। कैश क्रेडिट होना चाहिए था, हो गया है, कुछ ना करें, देख लें एंट्री टैली होगी, एंट्री देखने टैली होगी। ये रेक्टिफाइंग एंट्री है, किस पॉइंट की? पॉइंट 2 की। चलें जी ये पोस्ट कराएं, बोले डेबिट से बोलना शुरू करें। अकॉमोडेटेड सेशन डेबिट, उधर क्यों देख रहे हैं? अकॉमोडेटेड इधर, अकॉमोडेशन डेबिट, टी अकाउंट बन गया ना इसका, अकॉमोडेशन डेबिट। जिसका टी अकाउंट बन जाए फिर उधर पोस्टिंग ना देखें जी। आगे दूसरा प्रॉफिट लॉस क्रेडिट, व्हाट इज दिस? लॉस ऑन डिस्पोजल। जी लॉस ऑन डिस्पोजल आपको बताया हुआ है कहां पोस्ट करने? अदर एक्सपेंसेस में। लॉस ऑन डिस्पोजल जी बोले 1.2। जी क्रेडिट क्या करना है? मशीन कितने से? 5 से क्रेडिट करनी है। अब मैं सोच रहा हूं ये चीज आपको कराऊं ना कराऊं। मशीन 5 से क्रेडिट करनी है, ट्रायल पकड़ें, ट्रायल में देखें मशीन कितने की है? 305 की, 5 माइनस करें इसमें से 300, ये देख लें
ये 300 आ गया, ठीक है। असल में एक और अकाउंट में बना सकता हूं, असल में ये रॉन्ग अकाउंट है, ये ओरिजिनल है। अब मैं रेक्टिफाइंग अकाउंट बना के आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाह रहा और ज्यादा कि यहां पे मैं रेक्टिफाइंग अकाउंट बनाऊं। तो मेरे ख्याल से पेपर में पता है आपने करना क्या, रॉन्ग को करने, ये तो रॉन्ग वाला बनाया ना अकाउंटेंट वाला आपने बना के और ओरिजिनल को रिप्रोड्यूस कर लेना है, वो आपको ऑटोमेटिकली सही हो जाता है कैरेट डाउन। तो ये जो क्रेडिट हो रहा है 5, इसको छोड़े, आपको मैंने वैसे साबित कर दिया ये 5 सही है। कैसे, ट्रायल में पकड़े कितना आ रहा है 305, और आप क्या कह रहे हैं क्रेडिट कितने से करना है 5 से, 305 माइनस 5 300, और यही हमारे अकाउंट का भी कैरेट डाउन निकला है 300। तो ये क्रेडिट करने की आपको जरूरत नहीं, क्रेडिट करने की आपको जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिकली एक रेक्टिफाइंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, वो टाइम लग जाएगा। तो पेपर में क्या करना है, रेक्टिफाइंग अकाउंट नहीं बनाना, क्या करना है बताएं। रेक्टिफाइंग अकाउंट बनाने का नुकसान होता है, डेप्शन निकालना मुश्किल हो जाती है। ओरिजिनल अकाउंट बनाने का फायदा होता है, डेप्शन निकालना आसान हो जाती है, ये फायदा होता है। तो इसलिए करना क्या है, रॉन्ग एंट्री को रिवर्स कर दे, ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, ओपनिंग से फिर दोबारा से चले तो क्लोजिंग आ जाएगा। दिस अप्रोच इज मोर अप्रोप्रिएट। लेकिन इन एनी वेज 300 समझ आ गया, ओके। चलें जी, अब ये देखें, अब ये सारी एक्सरसाइज सारी हमने करनी है टैक्स रूल्स के मुताबिक, ये सारी एक्सरसाइज हमने करनी है टैक्स रूल्स के मुताबिक। इस सवाल का जो रिक्वायरमेंट 2 है वो आपने घर जाके करनी है। कंप्यूट द करंट एंड डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस, करंट और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस आपने घर जाके निकालना है। मुझे बता दें करंट टैक्स की वर्किंग में इस सारे डेटे से क्या जाएगा, भाई एक तो जाएगी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, करंट टैक्स में ऐड होगी, और अकाउंटिंग लॉस ऐड होगा, एक ये जाएगा। दूसरा आपको पता है कि पीपी की डब्ल्यूडीवी जाती है डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में, पीपी की डब्ल्यूडीवी, तो वो दोनों फिगर्स भी मैं सर्कल कर दूं, ये करेक्ट कैरेट डाउन है और ये करेक्ट कैरेट डाउन है। तो ये जो मैंने ब्लू से सर्कल किए हैं ये करंट टैक्स में चले जाएंगे, और ये जो मैंने ब्लैक से सर्कल किए हैं ये डेफर्ड टैक्स में चले जाएंगे। ये 4 सर्कल लगा लें, घर जाके डेफर्ड टैक्स की वर्किंग खुद करनी है, वो मुश्किल नहीं है, वरना मैं खुद करा देता, वो मुश्किल नहीं है। फिगर्स निकालना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, बाकी IAS 12 के एतबार से ये सवाल आसान था। IAS 12 की एडजस्टमेंट्स इतनी टेक्निकल नहीं आई थी। अच्छा, एक चीज आप सुन लें, और ये बड़ी अच्छी चीज है आपके लिए, कि टैक्स रूल्स के मुताबिक एरर्स नहीं हुई होंगी, टैक्स रूल्स के मुताबिक एरर्स नहीं हुई होंगी कि टैक्स वालों ने ये एंट्री की तो गलती हो गई। टैक्स वालों में हमेशा हमें बस ओरिजिनल एंट्रीज करनी पड़ेंगी। अब जब ये सारी एक्सरसाइज मैं टैक्स वालों के लिए दोबारा करने लगा हूं, तो एक बात सुन लें, टैक्स वालों के लिए आपकी मर्जी है एसेट और अकोमोडेशन अकाउंट अलग अलग बनाने, अलग अलग बना लें, लेकिन अगर दे ही डब्ल्यूडीवी ओपनिंग तो आप कैसे अलग अलग बनाएंगे। पहली बात ये होगी, एसेट अकोमोडेशन अकाउंट अलग अलग बनाना चाहे टैक्स रूल्स के मुताबिक यू कैन प्रिपेयर, इस सब के ऊपर आप लिख सकते हैं वर्किंग वन के आगे अकाउंटिंग रूल्स, इस सब में मैंने अभी अकाउंटिंग रूल्स फॉलो किए हैं, मैंने टैक्स रूल्स फॉलो नहीं किए। और एक मजे की बात सुने, इतना सारा रूल के हमने फिगर्स 2 निकाली हैं जो फेस पे जानी है, हाँ कुछ और 4 फिगर्स और भी निकालनी है। ये डेफर्ड टैक्स और करंट टैक्स की वर्किंग, ये 4 फिगर्स रिक्वायरमेंट बी के लिए हैं, ये 4 फिगर्स रिक्वायरमेंट बी के लिए हैं, और ये 2 फिगर्स रिक्वायरमेंट ए के लिए। अच्छा, तो टैक्स वालों के मुताबिक डेप्सिन की वर्किंग होगी जी, अकोमोडेशन अकाउंट एग्जिस्टेंस लूज कर जाएगा, मैं डब्ल्यूडीवी पे अकाउंट बनाऊंगा। प्लांट मशीनरी अकाउंट बनेगा जी, बनेगा किस पे, डब्ल्यूडीवी। रॉन्ग रेक्टिफाइंग का चक्कर नहीं, ये अकाउंट फारिग हो जाएगा, रॉन्ग एंट्री फारिग हो जाएगी। हाँ, एक्सचेंज की जनरल एंट्री होगी, बिल्कुल होगी, टैक्स वाले भी एक्सचेंज की जनरल एंट्री इसी तरह करते हैं। ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा जी, ये फॉर्मूला उसी तरह एप्लीकेबल होगा। अब ये सारी वर्किंग मैं टैक्स वालों के लिए करने लगा हूं। अकोमोडेशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, मैं बना सकता था, लेकिन सवाल में ना टैक्स वालों की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी गिवन है, इसलिए मैं प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट ही बनाऊंगा डब्ल्यूडीवी के ऊपर।
ये भी मिटा देते हैं। रॉन्ग एंट्रीज का कोई तस्वुर नहीं टैक्स रूल्स के मुताबिक, ये एंट्री इसी तरह लिखी रहेगी। मुझे नहीं पता आप क्या करेंगे। बल्कि इस WDV पे अकाउंट बनेगा तो इसमें डेप्रिसिएशंस भी आएंगी। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। वेट कर लें, फिर आप खुद कीजिएगा। व्हाइट बोर्ड पे देखे बगैर, व्हाइट बोर्ड पे देख के करना क्या फायदा, वो तो इंट्रो में बच्चा करता है। अच्छा ट्रायल देख रहा होता है, ओए डेबिट इधर आने क्रेडिट इधर, वो टोटल हो खीर होगी अर्शद। 0.3 अकाउंटिंग आ गई मुझे। टैक्स अथॉरिटीज अलाउ इनिशियल एंड नॉर्मल डेप्रिसिएशन। जी, जिन हजरात ने टैक्स नहीं पढ़ा हुआ उन हजरात की खिदमत में ये अर्ज है कि टैक्स वाले पहले साल सिर्फ, आगे नहीं, पहले साल कुछ एसेट्स को 2 दफा डेप्रिशिएट करने की इजाजत देते हैं, क्योंकि टैक्स वाले एसेट्स का किराए पे लेना डिस्करेज करते हैं, खरीदना इनकरेज करते हैं। तो अगर आप एसेट खरीद कर बिजनेस करें तो टैक्स वाले खुश होते हैं, कहते हैं पहले साल 2 दफा डेप्रिशिएट कर लो। 2 दफा डेप्रिशिएट करो तो जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन होती है उसको डेप्रिसिएशन ही कहते हैं। ये जो बेनिफिट और तोहफा देते हैं इसका नाम होता है इनिशियल डेप्रिसिएशन। टैक्स अथॉरिटीज अलाउ इनिशियल एंड नॉर्मल डेप्रिसिएशन। ये इनिशियल डेप्रिसिएशन सिर्फ पहले साल ही मिलती है, इनिशियल इसीलिए इनिशियल कहते हैं इसे, उसके बाद नहीं मिलती। टैक्स अथॉरिटीज अलाउ इनिशियल एंड नॉर्मल डेप्रिसिएशन एज 25 and 15% यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एंड नो टैक्स डेप्रिसिएशन इज अलाउड इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। बेचने वाले साल में कहते हैं मैंने डेप्रिशिएट नहीं करना, ठीक है। इससे एक बात इंप्लाइड निकलती है कि खरीदने वाले साल में, ये आप अजम्पशन ले लीजिएगा पेपर में कि खरीदने वाले साल में पूरा डेप्रिशिएट करना है, ठीक है। ये बात इससे इंप्लाइड निकलती है। बल्कि आप जब मैं ये लिखवाऊंगा ना तो नीचे लिख लीजिएगा, आई एज्यूम इन ईयर ऑफ एडिशन फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड, नो टैक्स एक्सेप्शन इज अलाउड इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, हाउएवर फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज अलाउड इन द ईयर ऑफ एडिशन। एडिशन के साल में पूरा डेप्रिशिएट कर दो और डिस्पोजल के साल में डेप्रिशिएट ना करो। द टैक्स WDV ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑन 1 जनवरी 16 वाज 153। जी बताएं, ओपनिंग कॉस्ट दी, ओपनिंग अकोमोडेशन दी या ओपनिंग WDV दे दी? ओपनिंग। इसमें कोई रॉन्ग और ओरिजिनल का चक्कर नहीं है, वाज कैपिटलाइज्ड ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ उसने। जी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट WDV पे एज पर टैक्स रूल्स। बल्कि आप ऐसा करें, वर्किंग 2 जब आप लिखेंगे ना तो वर्किंग 2 में ही आप लिख देंगे आगे एज पर टैक्स रूल्स। अब ये सारी वर्किंग एज पर टैक्स रूल्स है जी। 1 जनवरी 16 ब्रॉट डाउन बुक वैल्यू 153। चलें जी, इस साल कोई एडिशन और डिस्पोजल हुई जी। कैश पेड वॉज 15, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट वॉज मिसिंग। ये दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही मैं टाइम जाया करूं। 35 जी। पुराने की कॉस्ट, ऊपर जाएं, पुराने की कॉस्ट 25। ओहो, एक वर्किंग करनी पड़ेगी जो इधर मैंने मल्टीप्लाइड बाय 1.5 साल करके की थी, वो वर्किंग इसलिए करनी पड़ेगी कि आप मेथड WDV है तो वो थोड़ा टाइम मांगेगी, तो एक वर्किंग इसके लिए करनी पड़ेगी। accumulated depreciation of disposal। ये वर्किंग पहले इसलिए नहीं करनी पड़ी कि हमारा मेथड जो यूज हो रहा है वो स्ट्रेट लाइन है। ओके, बिके हुए एसेट की अकोमोडेशन आ गया हो ना बहुत जगह जी। बिके हुए एसेट की कॉस्ट बताएं 25 लेस इनिशियल डेप्रिसिएशन 31, 12, 15 जी। 25 इंटू 25% 6.3 जी। 18.8। इसको दोबारा डेप्रिशिएट करें, लेस और डेट वही डालें दोबारा 31, 12, 15 इंटू जी 2.8 16। क्लोज कर दूं या जारी रखूं?
31/12/16 के साल में डेप्रिशिएट कर ले? क्यों नहीं करना 16 के साल में डेप्रिशिएट? नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। बेचने के साल में डेप्रिशिएट नहीं करना। मैं आपके क्लास के शुरू में बता दिया था हमारा ऐसे 1.5 साल इस्तेमाल हुआ है, लेकिन टैक्स वाले 1 साल क्यों डेप्रिशिएट कर रहे हैं? हमारा ऐसा 1.5 साल इस्तेमाल हुआ है, क्लास के शुरू में बताया था, लेकिन टैक्स वाले 1 साल क्यों डेप्रिशिएट कर रहे हैं? ये 1 साल ही डेप्रिशिएट हुआ है, 15 में 2 दफा डेप्रिशिएट कर दिया, वो तो खैर है जी, बिकॉज नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। ओके, किसको? इस बात को इनिशियल लॉन्च का रेट नहीं गिवन होता था ना, पहली बात ये। और दूसरी कि अगर बेचने के साल में डेप्रिशिएट करना है या नहीं करना, इसका कोई जनरल रूल नहीं है टैक्स वालों के मुताबिक। अगर लिखा हो कि बेचने के साल में डेप्रिशिएट नहीं करना तो ना कीजिएगा। अगर सवाल साइलेंट होता तो मैं इसमें भी कर देता, मर्जी है आपकी जी। कोई जनरल रूल नहीं है कि टैक्स वाले क्या चाहते हैं, सवाल बताया करेगा। अकम्युलेशन बता दें, 25 माइनस 16 ऐसे ही निकालते हैं ना आप, या इन दोनों को जमा कर लें जैसे भी। 9 पॉइंट नहीं, कैसे 25 माइनस 16 0.1 कैसे? ये 25 माइनस 16। ओके जी, बिके हुए एसेट की डेप्रिसिएशन बताएं जी आज तक की 9। इसने थोड़ा सा रोला, पिछले सवाल में ये मसला नहीं आया था। ओके, कैश 15, गेन, प्रॉफिट लॉस, बैलेंसिंग जी 4। जी व्हाट्स नेक्स्ट? डेप्रिसिएशन नहीं, पहले एसेट अकाउंट बनता है फिर डेप्रिसिएशन निकलती है जी। एसेट अकाउंट बनवा दें। एसेट अकाउंट के अंदर मुझे बताएं एडिशंस कितने से रिकॉर्ड करें? 35। डिस्पोजल्स की क्या रिकॉर्ड करूं, कॉस्ट या WDV? WDV वो गिवन है ये। कितना? 16। ओके, देखिए ना, ओपनिंग भी WDV पड़ी हुई है ना, तो बिके हुए एसेट्स की भी क्या माइनस करेंगे? WDV। एसेट अकाउंट WDV में बन रहा है, हर एक के साथ आपने आप BV लिखना है, एडिशंस के साथ नहीं, क्योंकि एडिशंस की कॉस्ट होती है। डेप्रिसिएशन इट इज नॉट डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। ये बिके हुए एसेट्स की पिछले साल की डेप्रिसिएशन है। मुझे अभी क्या चाहिए? डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, इस साल की डेप्रिसिएशन, उसके लिए ये वर्किंग होगी। ओके, ओपनिंग कॉस्ट नहीं, ओपनिंग WDV माइनस WDV ऑफ डिस्पोजल्स। एडिशंस को डेप्रिशिएट करेंगे, डिस्पोजल्स को डेप्रिशिएट नहीं करेंगे, बिकॉज नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल जी। ओपनिंग WDV 153, इट इज ओपनिंग WDV ऑफ ऑल एसेट्स माइनस, मुझे लग रहा है आपको फील हो रहा है, आप FR1 की क्लास में, माइनस एक एहतियात करनी है, माइनस ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल्स। इस सवाल में लकीली वही सेम ही फिगर है, बिकॉज डेप्रिसिएशन बेचने के साल में नहीं हुई है। अगर बेचने के साल में डेप्रिसिएशन हो रही होती तो फिर वो इसके नीचे वाले ना, फिर यही उठाते 16। ओपनिंग, अगर ओपनिंग WDV का क्या मतलब है? 1 जनवरी 16 की, तो 1 जनवरी 16 की अगर WDV है तो इसमें से माइनस भी बिके हुए की भी 1 जनवरी 16 की WDV होगी। 1 जनवरी 16 की WDV बता दें बिके हुए की, 1 जनवरी 16 ही है ना, 31/12/15 माइनस 16। लेकिन प्लीज मैं कह रहा हूं ये फिगर नहीं उठानी, शायद आपको बात समझ आ रही होगी, ये फिगर नहीं उठानी, यहां से फिगर उठानी है, ये वाली। अगर बेचने के साल भी डेप्रिशिएट होता तो फिर एक दफा और डेप्रिशिएट करते, तो फिर वो जो 6 महीने के डेप्रिसिएशन के बाद वाली WDV थी वो उधर जाती। लेकिन जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की बारी आती तो फिर उसमें से कौन सी WDV माइनस होती? ओपनिंग वाली।
तो ओपनिंग में से ओपनिंग WDV ही माइनस हो सकती है। इस सवाल में क्यों बराबर है? क्योंकि बेचने के साल में डिप्रिशिएट नहीं कर रहे। इनटू ये किस पे डेप्रिसिएशन हो गई? ओपनिंग पे। डिस्पोजल पे डेप्रिशिएट इस साल, पीछे क्या रह गया? लेकिन एडिशन इस साल 2 दफा डेप्रिशिएट होगा, क्योंकि वो पिछले साल की एडिशन थी, ये इस साल की एडिशन है। इस साल की एडिशन इस साल तो 2 दफा डेप्रिशिएट होगी ना। जो पिछले साल खरीदा गया था उसको पिछले साल कितनी दफा डेप्रिशिएट किया था? 2 दफा। जो इस साल खरीदा गया है उसको इस साल कितनी दफा डेप्रिशिएट करेंगे? 2 दफा। इनिशियल और नॉर्मल दोनों। जी कॉस्ट इनटू बस ठीक है, सॉरी अपॉर्शनमेंट नहीं करते। 8.8 35 माइनस 8.8 जिससे मैंने माइनस किया था 6.3। कॉस्ट पे नहीं लगाना दोबारा। इनटू 15% 3.9 20 point 33.3। जी कैरी डाउन 138। इट्स ओवर, इट्स ओवर। नोट करें। हाँ, टाइम बेस पे पोर्शन नहीं करना। जब उसने कह दिया नो डेप्स इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, तो अज्यूम कर लो फुल ईयर डेप्स इन द ईयर ऑफ एडिशन। इसे अजम्पशन ले लो, सवाल में लिख दो फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज अलाउड इन द ईयर ऑफ एडिशन, क्योंकि इसने एक लाइन लिखी हुई है नो डेप्स इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। जी बताएं जी कितना गेन आया? 4 का गेन आया। कहां डालें? ऐड क्या करें? एक लाइन डालें ना नई। अच्छा डेप्रिसिएशन कितनी आई है? 33.3 30 जी मेरे भाई आपको पता होगा कि ये निकलेगा पीबीटी निकलेगा। पीबीटी में से फिर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और अकाउंटिंग लॉस रिवर्स करेंगे और फिर टैक्स डेप्रिसिएशन और टैक्स गेन रिकॉर्ड करेंगे। तो ये फिगर्स प्लीज प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जानी। ये किन रूल्स के मुताबिक हैं? टैक्स रूल्स के मुताबिक। ये फिगर्स आज बिग पिक्चर आपके सामने खुली। ये एक बहुत बड़ी बात आपसे हुई है अभी।
ये जो टैक्स वाली वर्किंग्स की फिगर्स हैं, इनकी जनरल एंट्रीज भी कोई नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं इसकी जनरल, ये तो ऐसे समझने के लिए आपकी जनरल एंट्री की है मैंने, असल में टैक्स वाले जनरल एंट्री भी कोई नहीं करते, ये आपके समझने के लिए जनरल एंट्री की है। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहीं आती नहीं। आप कहीं ये जनरल एंट्रीज हैं, इसके कैरी डाउन आप ट्रायल में जाएंगे, नो नो नो, नॉट एट ऑल। ये तो टैक्स वालों के मुताबिक हमने वर्किंग की है समझने के लिए, इससे कुछ भी नहीं है। अक्सर आई कैप एहतियात करता है, ये सारी वर्किंग स्टेटमेंट फॉर्म में करता है ताकि टी अकाउंट बनाए ही ना, क्योंकि टैक्स वाले ना जनरल एंट्रीज करते हैं ना टी अकाउंट बनाते हैं, वो बस कैलकुलेटर पे प्लस माइनस करके फिगर्स अपनी निकाल लेते हैं। ये फिगर्स कहीं नहीं जानी। हाँ, करंट और डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में जानी है, वो मैं आपको बता देता हूं क्या जानी है। करंट टैक्स की वर्किंग में ब्लू मार्कर वाली मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं। ये जाएगा, गेन रिवर्स होगा और डेप्रिसिएशन रिवर्स होगी, रिकॉर्ड, हाँ रिवर्स होगी और रिकॉर्ड होगी, सॉरी टैक्स वाले में। अच्छा, गेन भी रिकॉर्ड होगा, मादरत। अकाउंटिंग वाली चीजें रिवर्स होंगी, टैक्स वाली चीजें रिकॉर्ड होंगी और ये कैरी डाउन टैक्स बेस बन जाएगा, ये टैक्स बेस बन जाएगा। जी So I think we are halfway down in question. Point 4 भेरा पहुंच गए हैं, रेस्ट करते हैं। ओके, पॉइंट 4 HL मेंटेन्स। मेंटेन्स का मतलब होता है पिछले साल भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का यही रेट था, इस साल भी यही रेट है। HL मेंटेन्स, हमेशा ही ये रेट पे रखते हैं। HL maintains a provision for doubtful debt at 6% of trade debtor। रुक जाएं, थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए होगी। जरा डेटर की फिगर पकड़ें ट्रायल के फेस पे जाके, ऊपर है, दरमियान में है, नीचे है, ऊपर है, 61400। इस पे जरा लगाएं 6%। जी क्या जवाब आया? 3.68 जी। ट्रायल में प्रोविजन का बैलेंस पकड़ें कितना है? 5। इसका मतलब है कि अभी कैरेड डाउन प्रोविजन नहीं निकली, इसका ये मतलब होता है अभी कैरेड डाउन। ये थोड़ा सा जरा सोचने वाली बात थी। HL मेंटेन्स प्रोविजन एट 6% ऑफ ट्रेड डेटर। HL मेंटेन करती है डेटर का 6%। हम गए, हमने ट्रायल से पकड़े डेटर, डेटर पे लगाया 6% और 6% लगा के देखा प्रोविजन का कैरी डाउन वही आ रहा है। नहीं 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 नहीं, वो नहीं आ रहा। ओहो, इसका मतलब है अभी अकाउंटेंट ने प्रोविजन रिकॉर्ड इस साल की नहीं की। ओके, ऑन यकम फरवरी 17, साल खत्म होने के 1 महीने बाद, अ कस्टमर ओइंग 10 मिलियन, एक कस्टमर जिसने 10 मिलियन देने थे साल के आखिर में, उसे बैंक ने करप्ट डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेयर्ड बैंक करप्ट। बैंक कहते हैं ये बड़ा करप्ट है, मैं छोटा करप्ट, ये बड़ा करप्ट। अच्छा, तो बैंक ने इसे करप्ट डिक्लेयर कर दिया। HL का अंदाजा है कि 20% पैसे आ जाएंगे। जी भाई, कितने % पैसे हम बैड डेट में डालें? फिर ये अंदाजा नहीं है। अब भाई ये अंडरलाइन करें, जब बैंक डिक्लेयर कर दे ना बैंक करप्ट, तो इसको हम बैड डेट में डालते हैं। जब बैंक डिक्लेयर कर दे बैंक करप्ट, तो इसको हम बैड डेट में डालते हैं। कोर्ट डिक्लेयर कर दे बैंक करप्ट, तो हम इसको बैड डेट में डालते हैं।
अच्छा, इस लफ्ज से कंफ्यूज नहीं होना। HL एस्टीमेट, एस्टीमेट का आप मतलब कहें जी अंदाजा है 20%, नहीं 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 नहीं, ये अंदाजा तकरीबन कंफर्म के करीब होता है क्योंकि बैंक करप्ट हो गया है। तो इस लफ्ज से परेशान नहीं होना कि ये अंदाजा है तो ये प्रोविजन है, नहीं नहीं। HL एस्टीमेट दैट 20% वुड बी रिसीव्ड। HL ने फिर सोचा कि 20% मिल जाएंगे, तो कितने परसेंट अब वो लेके भाग गया फिर 80%। तो IS 10 यहां लिख लें। IS 10 के मुताबिक ये एडजस्टिंग इवेंट है। ये बात आपको भी समझ नहीं आएगी, ये बात आपको ऑडिट पढ़े हैं तो वो आपका और सरासिफ का मामला है। ये बात आपको भी समझ नहीं आएगी, ये बात आपको समझ आएगी जब हम IS 10 पढ़ेंगे। तो एडजस्टिंग का मतलब क्या है? ये एडजस्टिंग इवेंट है, हमारे साल के बाद हुआ है, लेकिन हमारे साल वाला डेटर ही भागा है, इसलिए जो है वो हमारे साल में इसकी एंट्री होगी, अगले साल इसकी एंट्री नहीं होगी। ठीक है, इस बात को डिस्कस करेंगे IS 10 में। अच्छा जी, अब बता दें डेटर अकाउंट का कितना बैलेंस आ रहा है। जी, एक तो बैड डेट की एंट्री करनी है, दूसरा हमें पता चल चुका है प्रोविजन भी रिकॉर्ड नहीं हुई। क्यों रिकॉर्ड नहीं हुई? डेटर पे कैरेट हमने लगा के देखे, अभी प्रोविजन भी कैलकुलेट नहीं हुई। जी, डेटर का बताएं। अच्छा, डेटर के साथ जिंदगी में कभी मुनासिब है ब्रॉड डाउन ना लिखिएगा, क्योंकि डेटर का ब्रॉड डाउन नहीं होता। प्लांट का ब्रॉड डाउन हो सकता है, पूरे साल एडिशन डिस्पोजल ना हो। डेफर टैक्स का ब्रॉड डाउन हो सकता है, प्रोविजन का ब्रॉड डाउन हो सकता है, लेकिन डेटर अकाउंट में तो साल में 1000 दफा सेल होती है, इसलिए डेटर अकाउंट के साथ बेहतर है लिखा करें अनएडजस्टेड क्लोजिंग। जी, अनएडजस्टेड क्लोजिंग बोले ट्रायल में कितना आ रहा है 61.4। जी, बैड डेट रिटर्न ऑफ बोले 8। इसकी डबल एंट्री क्या होती है बैड रिटर्न ऑफ की? एक दफा काफी डिटेल से बात हुई थी आपसे और फाइनल अकाउंट में हुई थी। फाइनल अकाउंट में नहीं, IS 12 के अंदर हुई थी, उससे जाके रिवाइज कीजिएगा। असल में ना एक अकाउंट बनता है बैड डेट रिटर्न ऑफ, बैड रिटर्न ऑफ अकाउंट बनता है, फिर इस अकाउंट से चली जाती है फिगर प्रोविजन के अकाउंट में। लेकिन मैंने कहा था आप इस चक्कर में ना पड़े, आप डेटर अकाउंट की क्रेडिट साइड पे शो कर दें बैड डेट रिटर्न ऑफ, फिर आप बताएं हमने तो पहले से ही अंदाजे लगा के रखे हुए थे, तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ना फेंको, इसको उस अंदाजे के अगेंस्ट नेट ऑफ कर दो। आपको याद होगा बैड डेट रिटर्न ऑफ इधर आता था IS 12 में। हाँ, मैं ये मानता हूं कि IS 12 में मैंने डेटर अकाउंट कभी नहीं बनाया था, क्योंकि डेटर अकाउंट का डेटा इस सवाल में नहीं दिया हुआ था। आज बहुत अच्छा सवाल है कि उसने डेटर अकाउंट का डेटा भी दिया। तो आज बैड डेट की एंट्री आपकी आंखों के सामने पहली दफा नजर आई है। आपने जो इंट्रो की क्लास में एंट्री पढ़ी हुई थी वो भी सही है, बैड डेट अकाउंट डेबिट, डेटर क्रेडिट, लेकिन उस बैड डेट अकाउंट को भी खत्म करके हम इस अकाउंट के अंदर शिफ्ट कर देते हैं। तो आज के बाद ये एंट्री बैड डेट की हुआ करेगी। डेटर को कम कर दें, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में ना फेंकें। डेटर क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस में ना फेंकें, किसी और अकाउंट में फेंक दें जहां पे प्रॉफिट एंड लॉस एंड पे बैलेंसिंग खुद ही निकल आएगा। तो ये आज के बाद आपने बैड डेट रिटर्न ऑफ की एंट्री करनी है। जी, ट्रायल से उठाएं ब्रॉड डाउन। अच्छा, मुझे कैसे पता चला ब्रॉड डाउन है वो कैरी डाउन नहीं है? क्योंकि मैंने डेटर पे कैरी डाउन लगा के देखा है तो कैरी डाउन उसके बराबर नहीं आ रहा, इसलिए ये कौन सा बैलेंस पड़ा हुआ है ट्रायल में? ब्रॉड डाउन। कितना? 5। ओके, अब कैरी डाउन मैंने निकालनी है। कैरी डाउन मेरे ख्याल से पहले इसका निकलेगा फिर इसका निकलेगा। जी, 53.4 इंटू 6%, 3.2। बैड डेट एक्सपेंस, इसे प्रॉफिट एंड लॉस भी कहते हैं। बैलेंस, चलें जी नोट करें।
जी, इसकी एंट्री में पोस्ट कर रहा हूं 6.2 की। एक्सपेंसेस में जाना है, ये सेलिंग एक्सपेंसेस में डालना है इसमें 6.2। अच्छा जी, अब आपको लॉजिक भूल गई होगी। एक 1.5 मिनट आपने देना है। IAS 12 का आपने लेक्चर 5वां 6ठा जो भी है, मुझे इसका याद नहीं आ रहा, 4था 5वां 6ठा जो भी है, वहां पे डेटर प्रोविजन के अकाउंट बनाए थे और सारा समझाया था। 4थे 5वें 6ठे के करीब ही है, तो लिख लिया करें साथ ही नोट्स में। तो IAS 12 का कोई 4था 5वां 6ठा लेक्चर आपने रिवाइज करना है जाके, वहां पे ये सारे अकाउंट आपको बनवाए थे और मैंने कहा था फाइनल अकाउंट में मैं नहीं बनाऊंगा और सिर्फ रेफर कर दूंगा। लेकिन थोड़ी सी लॉजिक सुन लें साथ कंपैरिजन के लिए। इधर देखें, अंदाजा लगाया हुआ था भागेंगे। अच्छा, आपके जहनों में सवाल आएगा कि बैड हुए 8, तो 8 का खर्चा तो जाना चाहिए ना कम से कम। देखें देखें उधर, बैड हुए 8, एक जहन में सवाल आता है, बैड हुए 8 तो कम से कम 8 का खर्चा तो जाना चाहिए उधर। तो सुने इधर, अंदाजा पहले ही लगा लिया हुआ था 5 बैड होंगे, लेकिन हो गए 8, तो कितने से ज्यादा हुए? 3 से ज्यादा हुए। ये तो पुराने अंदाजे की वजह से जो एक्स्ट्रा खर्चा पड़ा वो 3 है। इसके अलावा इस साल और बर्डन पड़ गया 3.2 का, तो 3 वो वाला और 3.2 ये वाला, टोटल खर्चा कितना बना मेरा? अब आप ये परेशान नहीं होंगे 8 क्यों नहीं खर्चे में जा रहा। 8 का वो जो 5 है वो पहले पिछले साल खर्चे में जा चुका है। तो व्हाट वाज माय अंदाजा एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। इसी लॉजिक पे भी प्रोविजन का अकाउंट चलेगा। अभी 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 ध्यान रखिएगा, प्रोविजन का अकाउंट इसी लॉजिक पे चलेगा। आगे प्रोविजन फॉर वारंटी का अकाउंट आने। अंदाजा क्या था, कितने भागेंगे, हकीकतन कितने भागे, इधर से कितना नुकसान हुआ, 3 का नुकसान इधर से पड़ा। इस साल फर्दर कितना नुकसान हुआ, 3.2 का। 3 और 3.2 6.2, इसको प्रॉफिट लॉस में ले जाए। अच्छा, दूसरी बात जो आपने याद रखनी है वो ये कि व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ बैड डेट रिटर्न ऑफ एंड व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ बैड डेट एक्सपेंस। बैड डेट रिटर्न ऑफ की डबल एंट्री ये है, डेटर से कम कर दो और प्रोविजन के अकाउंट में ऑलरेडी जो क्रिएट की हुई है वहां पे यूज कर दो। इट इज द डबल एंट्री ऑफ बैड डेट रिटर्न ऑफ एंड इट इज द डबल एंट्री ऑफ बैड डेट एक्सपेंस। प्रोविजन अकाउंट में जो भी बैलेंसिंग है उसको क्रेडिट करके प्रॉफिट एंड लॉस में जाके सेलिंग एक्सपेंसेस को डेबिट कर दो। असल में ये एंट्री पता है क्या बनती है, सेलिंग एक्सपेंसेस। कल आपको करवाई थी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की एंट्री। खुदा का खौफ करें, सेल डेबिट डेटर क्रेडिट, फिर इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। फिर मैंने कहा था अगर प्रोविजन दी होती तो क्या करते, फिर एक एंट्री मैंने आपको करवाई थी। ठीक है, अब डबल एंट्री देखें क्या बनी, सेलिंग एक्सपेंसेस डेबिट, सेलिंग एक्सपेंसेस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट। प्रोविजन अकाउंट को खत्म करके अब कहां ले जाओ, सारा सेलिंग एक्सपेंसेस में। ये हमारा इस साल का खर्चा है। अच्छा जी, अब बताएं बैड डेट रिटर्न ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं, डायरेक्टली जाते हैं, या बैड डेट रिटर्न ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में किसी अकाउंट से रूट होके जाते हैं। तो बैड डेट रिटर्न ऑफ को पहले कहां ले जाएं, प्रोविजन में। प्रोविजन अकाउंट के अंदर ऑलरेडी कुछ और मसले भी अपने भी पड़े होंगे इसको 3.2 के। ओवरऑल खर्चा निकालें 6.2, इसको कहां फेंक दें, प्रॉफिट एंड लॉस में। अब आपने ऐसे ऐसे देखना है, 8 डबल एंट्री 6.2 ऐसे ऐसे देखना है वो आपने। ये डबल एंट्री याद करें इस तरह देख के, 8 6.2 ऐसे डबल एंट्री याद करें। देख ही नहीं रहे आप, उधर जा ही नहीं रहे आंखें। और पूरा मुंह लेके जाने की जरूरत नहीं, पूरा मुंह लेके जाना है।
ओके, ये सवाल दीजिए। ओके, नाउ माय क्वेश्चन इज कि ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस बन गया, बैलेंस शीट में क्या जाना है, अब इसके ऊपर बात करते हैं। यानी करंट टैक्स की वर्किंग और डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में क्या जाना है। जो करंट टैक्स की वर्किंग में जाना है वो मैं आपको इधर ही हाईलाइट कर देता हूं। बैड एक्सपेंस ऐड हो जाएगा और रिटर्न ऑफ लेस हो जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की कैरिंग अमाउंट 3.2 चली जाएगी और टैक्स बेस जीरो होगी। इस 3.2 की टैक्स बेस जीरो होगी। तो ये रिक्वायरमेंट बी मैंने आपसे सवाल की डिस्कस की है जो अगले सफे पे है। रिक्वायरमेंट ए है प्रॉफिट एंड लॉस बनाना, रिक्वायरमेंट बी ये है। अभी तक सुबह के लगे हुए हम 3 फिगर्स प्रॉफिट एंड लॉस के फेस पे गई हैं, ठीक है, रिक्वायरमेंट ए, लेकिन साथ साथ हम रिक्वायरमेंट बी के फिगर्स भी निकाले जा रहे हैं। सवाल इसलिए आई कि आपने हैवी नंबर का रखा था, पहली एडजस्टमेंट के 11 नंबर, दूसरी के 15 नंबर। ओके, पहली के इसलिए 11 के इसमें फिगर्स ज्यादा नहीं आ रही। ओके जी, अगला सफा। भाई आखिर में अक्सर टाइम नहीं बचता होता, प्रॉफिट एंड लॉस का फेस जल्दी से बना देते हैं। फेस सेल, CWIP प्लांट एंड मशीनरी, ट्रेड रिसीवेबल, स्टॉक इन ट्रेड, कैश एंड बैंक, कॉस्ट ऑफ सेल। इजी मार्क्स पेपर में गेन करने होते हैं। ये मुफ्त के 0.5 नंबर है। 78.7। एडमिन एक्सपेंसेस 37.7, 66 है ना, 36.3 है, 37.6। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल रिटेन सेल 201.4। अच्छा जी, मेरा सवाल आखिरी दफा, मुझे कैसे पता चला प्रोविजन का कैरी डाउन ट्रायल में नहीं आ रहा था। मैंने इसको ब्रॉड डाउन लिखा है 5। मुझे कैसे पता चला ये कैरी डाउन नहीं था। डेटर के ऊपर मैंने रेट लगा के देखा था कैरी डाउन का, तो जवाब उसके बराबर नहीं आया था, इसलिए मैंने कहा ये कैरी डाउन नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको ब्रॉड डाउन ले लिया। आगे आ जाए। अकोमोडेशन का कैसे मुझे पता चला था। ओपनिंग है, नो डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज्ड इन द ईयर एंड नो डिस्पोजल हैज बीन रिकॉर्डेड इन द ईयर। प्लांट का मुझे कैसे पता चला था, गलत क्लोजिंग है, नो डिस्पोजल इज रिकॉर्डेड, however addition is recorded at wrong amount। चलें, नहीं फिर ब्रॉड डाउन जीरो नहीं एज्यूम करेंगे, फिर सिर्फ आप बैड डेट की एडजस्टमेंट कर देंगे। फिर वो इसको आप यहां लिख देते, बैड डेट की एडजस्टमेंट करते हैं और फिर बैड डेट की एडजस्टमेंट करके बस बैड डेट एक्सपेंस बैलेंसिंग आ जाता, फिर कैरी डाउन उसने निकाला होता। 0.5 द लॉन्ग टर्म लोन ऑफ ₹75 million was obtained on यकम जनवरी 16। चलो जी, हमारे साल के पहले दिन लॉन्ग टर्म लोन लिया है। जरा सफे के पीछे जाके देखें लोन कितने का लिया है। 75 का लोन लिया है। देखिए अगली एडजस्टमेंट पढ़ा हूं देखा करें। द लॉन्ग टर्म लोन ऑफ 75 million was obtained on यकम जनवरी 16 to finance the work in progress। अगर लोन पिछले सफे में आके देखें काम हो भी रहे, वर्क इन प्रोग्रेस 145,000, कोई बिल्डिंग वगैरह बन रही है, कोई टनल बन रही है, कुछ और बन रहा है, कुछ हो रहा है काम। लॉन्ग टर्म लोन ऑफ 75 million was obtained on यकम जनवरी 16 to finance the CWIP। जी भाई, अगर लोन किसी ऐसे प्रोजेक्ट के लिए लिया जाए जो प्रोजेक्ट अच्छा खासा अरसा ले बनने के लिए, उस लोन पे दिए, मकसद बता दिया लोन का, उस लोन पे दिया गया इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा या बैलेंस शीट में CWIP में ऐड होगा। ये कौन सा स्टैंडर्ड है, IAS 23।
कैसे पता चला IAS 23 है? लोन का मकसद बता रहा है, मकसद आमतौर पे नहीं बताता होता, मकसद बता रहा है। द लोन वॉज ऑब्टेन टू फाइनेंस CWIP। लोन इसलिए लिया है ताकि इससे जो प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है उस पर लगाएं। HL कैपिटलाइजेज द फाइनेंस कॉस्ट ऑन सच लोन। HL इस लोन पर फाइनेंस कॉस्ट कैपिटलाइज कर देता है इन अकॉर्डेंस विद IAS 23। HL capitalizes the finance cost in accordance with IAS 23. However, financial charges are admissible as an expense under the tax law. इसको ब्रैकेट में छोड़ें, ये तो रिक्वायरमेंट बी के लिए है कि टैक्स वाले क्या कहते हैं, इसको छोड़ें। पहली डेड लाइन पढ़ के बताएं जी, रेक्टिफिकेशन की क्या एंट्री बनेगी? 0.5 में क्या रेक्टिफाइंग एंट्री बनेगी? लोन पे इंटरेस्ट निकालकर उसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी? लोन पे रेक्टिफाइंग एंट्री निकालकर उसकी क्या रेक्टिफाइंग एंट्री बनेगी? बोले बोले बोले। जी बताएं, रेक्टिफाइंग एंट्री बताएं क्या बनेगी? जी लोन पकड़े कितना है? 75 मिलियन। 75 इंटू इज इक्वल टू, इट इज इंटरेस्ट। ठीक है, इसकी मुझे ओरिजिनल एंट्री बता दें। ओरिजिनल एंट्री फाइनेंस कॉस्ट डेबिट नहीं, मकसद बताया उसने लोन का क्यों लिया है। ओरिजिनल एंट्री मैं कहूं एसेट ट्रांसपोर्ट की एंट्री बताएं, आपके एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। मैं कहूं नहीं, एसेट ट्रांसपोर्ट करने की एंट्री एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट नहीं होती। आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैपिटलाइज होती है एसेट की कॉस्ट में। CWIP डेबिट कैश क्रेडिट हाउ मच? 7.5। इट इज ओरिजिनल एंट्री। क्लियर? अच्छा जी, अब बता दें अकाउंटेंट ने क्या एंट्री कर दी है। अगर आप कह रहे हैं अकाउंटेंट ने एंट्री कर दिया फाइनेंस कॉस्ट डेबिट कैश क्रेडिट, तो मुझे ट्रायल के फेस पे बता दें फाइनेंस कॉस्ट कहां नजर आ रही है? नहीं नजर आ रही। इसका मतलब है अकाउंटेंट भी यही एंट्री कर चुका है। पास्ड बाय अकाउंटेंट। इसको मैं रॉन्ग भी कहता होता हूं, लेकिन रॉन्ग कहने से ना कई दफा बात कंफ्यूजिंग सी हो जाती है। पास्ड बाय अकाउंटेंट, अकाउंटेंट ने क्या एंट्री की है? CWIP डेबिट कैश क्रेडिट। ये मैं क्यों कर रहा हूं? बिकॉज आई डू नॉट फाइंड फाइनेंस कॉस्ट ऑन फेस ऑफ ट्रायल। मुझे ट्रायल के फेस पर फाइनेंस कॉस्ट नजर नहीं आ रही। ये बहुत खूबसूरत सवाल था, ऐसी जबरदस्त एडजस्टमेंट थी सवाल में, क्या कहने इसके। अच्छा, फाइनेंस कॉस्ट मुझे ट्रायल के फेस पे नजर नहीं आ रही इसलिए। अच्छा, अब उसने ना अंग्रेजी बड़ी अजीब इस्तेमाल की। अगले सफे पे आए, काश मैन बिलाल, काश उसने लिखा होता HL कैपिटलाइज्ड द फाइनेंस कॉस्ट। काश ये लिखा होता, लेकिन उसने लिखा था कंफ्यूजिंग फिक्रा, HL कैपिटलाइजेस कर देती है, कैपिटलाइजेस कर देती है। अच्छा भाई की है या नहीं? कहते ही है, मैं नहीं बता रहा। कहते मैं भाई ये बताता हूं कि कर देती है। HL फाइनेंस कॉस्ट कैपिटलाइज कर देती होती है। हमने ट्रायल में जाके देखा, हमने कहा वो इंटरेस्ट तो नजर ही नहीं आ रहा। आपने कई सवाल किए हैं फाइनल अकाउंट के, आपको याद है इंटरेस्ट ऑन, पहले सवाल में नजर आ रहा था इंटरेस्ट पेड, जो पहला सवाल क्लास में किया था इंटरेस्ट पेड। दूसरे सवाल में नजर आ रहा था फाइनेंस कॉस्ट का लफ्ज। कई सवाल ऐसे किए फाइनेंस कॉस्ट नजर आ रहा होता है, तो कैपिटलाइजेस नहीं है, हमें ट्रायल देख के पता चल गया इट इज कैपिटलाइज्ड, ये हो चुका है। एज फॉर एज द फाइनल अकाउंट क्वेश्चन इज कंसर्न्ड, नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं। रिक्वायरमेंट ए के लिए डू नथिंग, लिख लें इसके साथ, फॉर रिक्वायरमेंट ए डू नथिंग। प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए कुछ ना करें।
हाँ, सवाल की रिक्वायरमेंट बी में ये बात हमें हेल्प आउट करेगी। सवाल की रिक्वायरमेंट बी में ये बात हमें हेल्प आउट करेगी। बैलेंस शीट बनानी होती, वो CWIP में पढ़ा हुआ है ना, पढ़ा हुआ है। अभी हम बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट तो हम बनाएंगे, जो करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स की वर्किंग है उसमें बैलेंस शीट तो बनेगी। अब हम क्या करेंगे, जी अब हमें फाइनेंस कॉस्ट में डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि अकाउंटेंट ने कहां डाल दिया है, CWIP में। अच्छा चलें जी, रिक्वायरमेंट बी में कर देता हूं आपको, रिक्वायरमेंट बी में कर देता हूं। रिक्वायरमेंट बी में आपको पता है बैलेंस शीट बनती है अकाउंटिंग वालों की, तो अकाउंटिंग वालों की बैलेंस शीट भी रिवाइज हो जाएगी था अगर बैलेंस शीट का सवाल होता। जी करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स, जी CWIP, कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस। जी कैरिंग अमाउंट पकड़े कितनी है सवाल में CWIP की, 145। कैरिंग अमाउंट पकड़े CWIP में कितनी है, 145। जी इसमें क्या IAS 12 का ना लेक्चर 7-8 रिवाइज कीजिएगा जिसमें बोरोइंग कॉस्ट डिस्कस हुई थी। इसमें क्या पड़ा हुआ है, 7.5 इंटरेस्ट, बाकी ईंट बजरी सीमेंट, बाकी ईंट बजरी सीमेंट पड़ा होगा, 7.5 इसमें इंटरेस्ट पड़ा हुआ है। ठीक है जी, टैक्स वाले कहेंगे 145 आपका एसेट नहीं है। टैक्स वाले क्या कहेंगे, 145 आपका एसेट नहीं है। कैलकुलेटर पकड़े, टैक्स वाले 145 को एसेट नहीं मानेंगे। टैक्स वाले किसको एसेट मानेंगे, 145 में इंटरेस्ट पड़ा हुआ है वो इसको ये एसेट नहीं मानेंगे, 137। अब ये जो डिफरेंस आएगा इसको कहां लेके जाना है, इसको यहां लेस करना है इंटरेस्ट के नाम से। ये एडजस्टमेंट आपको करवाई थी, सोचें कैसे। अकाउंटिंग वाले क्या कह रहे हैं, पूरा एसेट है, बड़ा बड़ा इजी एडजस्टमेंट है, जरा फोकस करना है, एक दफा इधर ऊपर देखें। अकाउंटिंग वाले क्या कह रही है, ईंट बजरी सीमेंट जमा इंटरेस्ट सारा एसेट है। टैक्स वाले कह रहे हैं ईंट बजरी सीमेंट एसेट है और इंटरेस्ट एक्सपेंस है, माइनस करो, इसको माइनस कर लो। ठीक है, तो ये डिफरेंस है हमारे और अकाउंट में। मेरे ख्याल से शायद सोल्यूशन जो मैंने कल आपको दिया था उसमें मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कहीं ऐसे ना हुआ हो, यहाँ 7.5 लिखा हो, यहाँ 0 लिखा हो और यहाँ 7.5 लिखा हो। सोल्यूशन में ऐसे तो नहीं हुआ, सोल्यूशन में ऐसे हुआ है। ये ज्यादा अच्छा तरीका है वैसे मेरे ख्याल से। तो ये इसकी एडजस्टमेंट बी की पोस्टिंग है। CWIP में बोले क्या क्या पड़ा हुआ है अकाउंटिंग वालों की नजर में। पहले मुझे ये साबित कर दें यार 145 में इंटरेस्ट पड़ा हुआ है, पहले मुझे ये साबित कर दें। ट्रायल के फेस पे फाइनेंस कॉस्ट नजर नहीं आ रही, तो फिर वो कहां पड़ी हुई है, CWIP। अब बता दें 145 कंप्राइजेज ऑफ ईंट बजरी सीमेंट एज वेल एज, बट एज पर IAS 23 इट इज करेक्ट। However, tax authorities say ईंट बजरी सीमेंट का खर्चा is your assets and it is your expense। तो ये इसकी पोस्टिंग है अगर आप करना चाहें रिक्वायरमेंट बी में। सारा एसेट, थोड़ा सा एसेट, बाकी एक्सपेंस। लिखनी है आपने, लेक्चर 7-8 रिवाइज करेंगे और जाके उसकी इंग्लिश पढ़ के देखेंगे IAS 12 में उधर क्या इंग्लिश लिखवाई भी थी। हाँ बिल्कुल, कोई मसला। अदर इंफॉर्मेशन में रुपीज इन मिलियन में, वैसे भी कोई रूल नहीं है, जैसे मर्जी करें आप। कल वाला सवाल किया था किसने घर जाके, जो कल क्लास में कराया था, वो सवाल करना बड़ा जरूरी था। वो मैं तो मेरा ख्याल है वो सवाल कम से कम 2 दफा होना चाहिए। उसमें डिविडेंड की एडजस्टमेंट भी है, सेल ऑन रिटर्न की एडजस्टमेंट भी है, टैक्स की एडजस्टमेंट भी है। वो सवाल कम से कम 2 दफा होना चाहिए। और सुस्ती ना करें, FR2 में बड़े भयानक कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। ओके,
चलें जी आगे। जिसने क्लास में पढ़ा हुआ सारा किया, होमवर्क सारा किया है, तो उसको पेपर में जो सीधे सीधे मार्क्स हैं वो 55 से 60 नंबर के मिल जाएंगे। बाकी 35 से 40 के लिए उसको सोचना पड़ेगा पेपर में। तो सीधे मार्क्स लेने के लिए यू हैव टू अटेंड ऑल क्लासेस। 0.5 इज ओवर। 0.6 हमने किया था IAS 12 के अंदर, बट जरा डिफरेंट तरीके से हमने किया था। 100% जिसमें सेम थी, इसमें एक थोड़ा सा मसला है, वो मैं आपको बता देता हूं। HL सेल्स गुड्स विद अ 1 ईयर वारंटी। HL चीजें बेचती है 1 साल की वारंटी के साथ। पढ़ना यार इस वक्त। HL सेल्स गुड्स विद अ 1 ईयर वारंटी, 1 साल की वारंटी के साथ चीजें बेचती है। इसका मतलब है जिसको साल पूरा हो जाएगा उसकी वारंटी एक्सपायर हो जाएगी। एंड इट इज अंदाजा दैट वारंटी एक्सपेंसेस आर 3% ऑफ एनुअल सेल। जी पिछले सफे पे आए, हो सकता है वारंटी एक्सपेंस निकल चुका हो सही वाला, जरा सेल पे 3% लगाएं पिछले सफे पे आके। जी क्या ये प्रोविजन का कैरी डाउन आ रहा है? नहीं आ रहा। इसका मतलब है ये प्रोविजन का भी कौन सा बैलेंस पड़ा है? ओपनिंग। चलें वापस आ जाएं। बड़ा अच्छा सवाल था, वो ऐसे ऊपर घुमा घुमा के ले जा रहा था। अच्छा जी, 3% ऑफ एक्चुअल पेमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर अगेंस्ट वारंटी क्लेम्स। एक्चुअल पेमेंट्स, अपने जहन में ना वारंटी का अकाउंट सोचा करें। वारंटी अकाउंट, पेमेंट डेबिट साइड पे आती थी, वारंटी डेबिट कैश। एक्चुअल पेमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर, एक्चुअल पेमेंट्स की एंट्री अकाउंटेंट भूलेगा नहीं, ये बात याद रखिएगा क्योंकि कैश पे हो रहा है। एक्चुअल पेमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर अगेंस्ट वारंटी क्लेम्स ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड ड्यूरिंग करंट एंड प्रीवियस ईयर वर इतने एंड इतने। इस साल वालों को कितने की रिपेयर करके दी और पिछले साल वालों को इस साल कितनी रिपेयर करके दी? 8 मिलियन। दीज पेमेंट्स लिखा होना चाहिए था पेमेंट्स। दीज पेमेंट्स हैव बीन डेबिटेड टू एडमिन एक्सपेंसेस। ये एडमिन एक्सपेंसेस में डेबिट हो गई हैं। These payments have been debited to admin expenses. ये पेमेंट्स एडमिन एक्सपेंसेस में डेबिट हो गई हैं। ओके, प्रोविजन का अकाउंट, इसका ब्रॉड डाउन ट्रायल से उठाएं। कितना? 10। ओके, इधर एक्सपेंस आता है, इधर क्या आती है और इधर। आज तक कभी मैंने आपसे इसकी जर्नल एंट्रीज नहीं डिस्कस की, आज मैं फर्स्ट टाइम इसकी जर्नल एंट्रीज डिस्कस करने लगा हूं। पहली एंट्री बोले एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट। दूसरी एंट्री पेबल डेबिट कैश क्रेडिट। ऐसी लायबिलिटी जिसकी पेमेंट की अमाउंट कंफर्म ना हो, पता नहीं कितने पे करने पड़े, उस लायबिलिटी का नाम होता है प्रोविजन। एक्सपेंस डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट, लायबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट। ओरिजिनल एंट्रीज एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट। ओके चलें जी। HL sells goods with a 1 year warranty and it is estimated that warranty expenses are 3% of annual sale. Warranty expense दे रहा है, as on नहीं दे रहा। Expense are 3% of
एनुअल सेल, व्हाट इज एनुअल सेल? 201.4, जी लगाएं 6.04, 6.04. नेक्स्ट, actual payments during the year against warranty claims sold during current and previous year were 2.5 and 8. Actual payments made during the year against warranty claims was 2.5 and 8. How much? 10.5. अब मुझे बताएं क्या अंदाजा था पिछले साल वाले लोग कितने आएंगे? पिछले, इधर देख लें किराए में, पिछले साल वाले लोग कितने आएंगे? 10। उसमें से कितने आए? सिर्फ, बाकी दो आ ही नहीं सकते, बाकी दो आ ही नहीं सकते, क्योंकि अब हम 31/12/16 साल एक्सपायर हो गया उनका। आपको पता है ये जो ब्रॉड डाउन होते हैं वो पिछले साल का क्लोजिंग होता है, ये असल में 31/12/15 है, वो आ ही नहीं सकते। सवाल में एक लाइन लिखी हुई है 1 ईयर वारंटी देते हैं हम, ये एडजस्टमेंट कराई भी है क्लास में, 1 ईयर वारंटी देते हैं हम, पिछले साल वाले अब आ ही नहीं सकते, इसीलिए उसने कैश पेमेंट्स का ब्रेकअप दिया था। अगर 1 ईयर वारंटी ना लिखी होती तो कैश पेमेंट्स का ब्रेकअप भी ना देता, फिर बड़ा आसान सवाल होना था, कैश पेमेंट्स का ब्रेकअप, कैश पेमेंट का ब्रेकअप क्यों देना जरूरी है? मुझे बताएं कि मैंने जो 10 का ब्रॉड डाउन लिया है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 31/12/15 के एंड पे खड़े होकर मेरा ख्याल था 10 मिलियन के लोग वारंटियां रिपेयर कराने आएंगे। जब मैं 31/12/16 के आखिरी दिन खड़ा हुआ तो अकाउंटेंट से पूछा वो 10 का क्या अंदाजा बना? उसने कहा उसमें से 8 आ गए हैं। हमने कहा बाकी 2 कभी भी नहीं आ सकते, आएंगे वे तो हम दिखा देंगे आपका वारंटी कार्ड एक्सपायर हो गया है, वो हंस के दुकान से निकल जाएंगे, सॉरी जी हमने डेट नहीं पड़ी थी, वो दुकान से निकल जाएंगे। अब मुझे बता दें अंदाजा क्या लगाया था, कितना नुकसान होगा? नुकसान हुआ कितना? कितनी खुशी हुई? 2। अब 2 तरीके हैं भाई खुशी रिकॉर्ड करने के, जैसे होता नहीं था क्रेडिटर अकाउंट में ओपनिंग, परचेजेस, कैश, परचेज रिटर्न, कैरी डाउन। खुशी रिकॉर्ड करने के 2 तरीके हैं, एक ये तरीका है खुशी यहां रिकॉर्ड कर लें, दूसरा ये तरीका है खुशी को खर्चे में से माइनस कर दें। अब बताएं 10 - 8 कितने की खुशी है? ये 2 की खुशी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट इवेंट है जिसको मैं एक्सपेंस में से नेट कर रहा हूं ताकि मुझे इकट्ठी पता चल जाए प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर जानी है, मुराकबे में नहीं जाना भाई जी। बताएं फिगर क्या आगे? 6.04 - 2 की हुई है ये एडजस्टमेंट क्लास में, कितनों को याद है? 4.04 जी। आप बैलेंसिंग बता दें। 3. अंदाजा क्या था कितने भागेंगे? 10। उसमें से कितने भागेंगे कहां? वो तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट नहीं बन रहा। अंदाजा क्या था कितने रिपेयर कराने आएंगे? उसमें से कितने आ गए? कितने आ ही नहीं सकते? 2। खुशी के लिए ये वाली साइड है, गम के लिए ये वाली साइड है, लेकिन अगर गम में से खुशी माइनस कर दें तो एक ही बात है, गम माइनस खुशी इज इक्वल टू नेट गम। इट इज कैरिड आउट जी। ओरिजिनल एंट्रीज करवाएं, ओरिजिनल एंट्रीज करवाएं। 4.0 10. मेरे भाई ये एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट में हमने नहीं की थी, ये एडजस्टमेंट हमने IAS 12 में की थी। फाइनल अकाउंट में रेक्टिफिकेशन भी डालता है बीच में, इसको ऐसे कर दी। ये एंट्री अकाउंटेंट भूल सकता है, ये नहीं भूल सकता, ये नहीं भूल सकता। अब आज पहली दफा मैं पढ़ाने लगा हूं प्रोविजन अकाउंट में ये अकाउंटेंट क्या गलती करता है, आप मुझे बता दें। ये एंट्री भूल सकता है?
ये एंट्री गलती से क्या कर सकता है आप मुझे खुद सोच के बता दें। कैश क्रेडिट, लायबिलिटी डेबिट की बजाय डायरेक्टली क्या कर दें। और पढ़े, हम कोई अंदाजे नहीं लगा रहे, सवाल कह रहे हैं दीज को अंडरलाइन करके 8 + 2.5 10.5 जिसकी बात करें उसी के साथ दीज लगता है ना, ठीक है। असलम अकरम की बात की, फिर अंजुम की बात की, फिर आगे लिखा ही, तो ही से मुराद अंजुम है। जो बाद में बात की जा रही है उसी की बात कर रहा होगा। दीज हैव बीन डेबिटेड टू एडमिन एक्सपेंस, ये कहां चला गया, एडमिन एक्सपेंस में। चलें इसको भी मैं एडमिन कर देता हूं ऐसे समझने के। दीज हैव बीन डेबिटेड टू एडमिन, कितना 10.5, ठीक है। इसके बारे में उसने नहीं बताया मुझे, तो हाई चांस है कि ये एंट्री मिस हो गई होगी। और मैं कैसे कह सकता हूं मिस हो गई होगी, क्योंकि उसने कैश को जब एक्सपेंसेस में डाल दिया तो फिर उसने और कोई एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया। ही इज टोटली मिसअंडरस्टैंडिंग द ट्रांजैक्शन। अब आप कहेंगे आपको कैसे पता चला उसने ये एंट्री नहीं की। मेरे भाई उसने एक्सपेंस कैश को समझा है, तो इट मींस कि उसने एक्रूवल को एक्सपेंस नहीं समझा। जाहिर बात है ना, अब माइंड अगर एक तरफ चल रहा है तो एक ही तरफ चलेगा। अब ये तो नहीं कि डबल एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग हुई होगी, एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग सिंगल हुई होगी। उसने किसको खर्चा माना, पेमेंट को। हम कह रहे हैं सेल का 2-3% खर्चा है, वो कह रहे हैं नहीं मुझे समझ नहीं आ रही, मैं पेमेंट को खर्चा मान रहा हूं। तो बता दें अगर उसने पेमेंट को खर्चा माना है तो ये वाला खर्चा उसने ये भी वाला भी रिकॉर्ड किया होगा वैसे मेरे ख्याल से। इसको भी खर्चे में डाल दिया होगा, पेमेंट को भी, इसको भी खर्चे में डाल दिया होगा। नहीं इस तरह तो नहीं, उसका एक ही तरफ सोच सकता है, कैश बेसिस पे चला गया एक्रूवल की बजाय। अब रेक्टिफाइंग बताएं, एडमिन डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट, और इधर प्रोविजन डेबिट और एडमिन क्रेडिट कितने से 10.5 से। रेक्टिफाइंग एंट्री पोस्ट करा दे मुझे। एडमिन डेबिट 4.04, कल इस पे भी बात करेंगे, ये एडमिन में जाना है या सेलिंग पे, ये एक अलग बात है, इस पे कल करेंगे बात। एडमिन डेबिट 4 और एडमिन क्रेडिट 10. What is the reason behind this? We are reversing the payment. We are reversing the payment and we are recording sale का 3%. We are reversing the payment. हाँ वो उसमें 2 का फायदा भी है, उसे छोड़ें। We are reversing the payment and we are recording the sale का what is real expense? सेल का 3%, सेल का 3%। हाँ उसमें एक फायदा भी है 2 का। तो इट वॉज अ बिट टेक्निकल एडजस्टमेंट। ये जो आखिरी लाइन इसमें लिखी हुई थी ना, ये फाइनल अकाउंट से लिंकिंग के लिए थी, या IAS 12 में आखिरी लाइन नहीं लिखी हुआ करेगी, ये फाइनल अकाउंट से लिंक करने के लिए थी। ओ भाई परेशान ना हुआ करें, पेपर में क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आप क्या करेंगे, आप 4.04 रिकॉर्ड कर देंगे, ये रिवर्स करना भूल जाएंगे, कोई नहीं, एक आधा नंबर कट जाएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं कि वो आप यू विल गेट मार्क्स। यहां पे आप गलतियां करके आधे से ज्यादा मार्क्स भी ले सकते हैं। 2 नंबर रखे हुए इसने, आप इसका 1.5 नंबर ले सकते हैं, और करंट और डेफो टैक्स में पोस्टिंग के नंबर आपको मिलेंगे। जी आप बता दें, इसको रिवर्स करना है करंट टैक्स में, इसको रिकॉर्ड करना है, और ये कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस के डाटे में चला जाएगा। ये कैरिंग अमाउंट है, टैक्स बेस हमारी 0 होगी। कल ये सवाल अब आपने पूरा करके आना है। उधर हाँ कोई मसला नहीं। भाई टाइम पे आ जाया करें, क्या करें अब आप हजरात नहीं आ रहे टाइम पे। आगे कंसोलिडेशन शुरू होनी है, IAS 8 शुरू होना है। आखिर 2-3 मिनट आज मैं खड़ा रहा, सोचता रहा क्या करवाऊं। टाइम पे आया करें।